हाँ तो दोस्तों, हमने जो पॉलिटिकल में पढ़ा था पहले, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम पॉलिटिकल में पढ़ा था, तो राज्यों का निर्माण पढ़ा था, तो भाग एक से रिलेटेड था। और हमने भाग एक कंप्लीट कर लिए था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, संविधान का भाग दो, ठीक है। तो आप सभी साथियों का, सभी स्टूडेंटों का जेडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज संविधान का भाग दो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है कि नागरिकता। भाग दो में क्या है? नागरिकता। हम नागरिकता पढ़ने जा रहे हैं भाग दो में। तो चलो, नेक्स्ट। पहला ही अनुच्छेद दिख रहा होगा, पहला अनुच्छेद दिख रहा होगा, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, है ना। तो अनुच्छेद 5, सबसे पहले तो हम बात करें कि पीछे चलें वापस। नागरिकता, नागरिकता या सिटीजनशिप, ठीक है। तो है क्या नागरिकता? तो हमें किसी देश में रहने के लिए वहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। वहाँ परमानेंट निवास या स्थायी रूप से निवास करने के लिए वहाँ का हमें नागरिक होना चाहिए। तो उसी नागरिक होने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है, जो नागरिकता दी जाती है, वही हमारे संविधान की भाग दो में उल्लेखित है। अब भाग दो में, जैसा कि मैंने बताया, भाग दो में है। तो भाग दो में है तो आपको जरूर मिलेगा कि भाग दो में कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक है भाग दो में, ठीक है। आर्टिकल पूछे तो कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11। अब हम बात करेंगे पहले आर्टिकल की। तो पहला ही आर्टिकल आपके सामने है स्क्रीन पे, और उसमें है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आपसे यहाँ ये ना कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस भाग में नागरिकता की परिभाषा है, या किस अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा है। तो आर्टिकल 5 इसमें है, इसी में है नागरिकता की परिभाषा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। नागरिकता की परिभाषा। अब हाँ, तो नागरिकता किन लोगों को दी गई और किन लोगों को नहीं दी गई। तो हमने एक बात तो जानी है कि हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे संविधान के प्रारंभ से या लागू होने के समय से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, भारत में निवास कर रहे हैं, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो हमारे संविधान के प्रारंभ में भारत में निवास कर रहे जो व्यक्ति है वो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। तो यहाँ यही लिखा है कि 26 जनवरी 1950 में लोगों के लिए नागरिकता के बारे में कुछ बात करता है। नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारत क्षेत्र में है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो लोग 26 जनवरी 1950 से भारत में रह रहे हैं, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। अब इनके लिए कुछ कंडीशन लगाई है कि किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाए और किन को भारत का नागरिक ना माना जाए। तो यहाँ आपको एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ कुछ आपको शर्तें नजर आ रही है ना। पहली शर्तें हैं, पहली शर्त है जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। किनको नागरिक माना जाएगा? क्या आपका और हमारा क्षेत्र भारत में हुआ है? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में हो फिर आ गए यहाँ पर, नहीं। हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। क्या है? भारत के नागरिक। दूसरा है कि हमारे माता पिता क्या होने चाहिए? भारतीय। उनका जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में। तो हमारे माता पिता का जन्म भी कहाँ हुआ है? भारत में। या तो दोनों का, या दोनों में से एक का। जरूरी नहीं दोनों का ही जन्म भारत में। दोनों में से अगर कोई एक भी भारत में जन्मा हो तो तब भी हमें भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा है जो सामान्यतः संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उससे ठीक 5 वर्ष पहले
आप कहाँ निवास करने चाहिए, भारत के निवासी होने चाहिए। तो ये कुछ नागरिकता की शर्तें हैं। चलो, तो ये हो गया आपका संविधान का भाग, सॉरी, संविधान का आर्टिकल 5 या अनुच्छेद 5। ठीक है। नेक्स्ट है, आपके सामने अनुच्छेद है जो दिख रहा होगा, ये अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के या पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले लोगों के विषय में नागरिकता। पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले लोगों के विषय में नागरिकता यहाँ लिखा है, ऊपर दिख रहा होगा आपको कि नागरिकता से प्रवासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से प्रवासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता मतलब, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको सरल भाषा में, आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले लोग, मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन लोगों की नागरिकता के विषय में कुछ प्रावधान किए होंगे। तो वो किस में किए गए हैं, अनुच्छेद 6 में किए गए हैं। और क्या कहा गया है कि जो 19 जुलाई 1948 एक डेट निर्धारित की गई थी, 19 जुलाई 1948, कि इस डेट से या इस डेट के बाद या इस डेट तक जो व्यक्ति, इस डेट से पहले इस डेट तक जो व्यक्ति भारत आ गया है, तो उसे बिना किसी अनुमति पत्र के क्या होगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। तो अनुमति पत्र या जिसे हम कह सकते हैं वीजा, है ना, बिना किसी वीजा के उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो 19 जुलाई 1948 तक भारत में आया है। अब एक और बात है कि जो 20 जुलाई 20 जुलाई को या 20 जुलाई के बाद में 20 जुलाई को या 20 जुलाई के बाद में भारत में आया है, तो उसको जो नागरिकता दी जाएगी वो दी जाएगी अनुमति पत्र के आधार पर, वीजा के आधार पर। और उसको कम से कम 6 महीने भारत में गुजारने होंगे। कितने महीने, 6 महीने भारत में गुजारने होंगे। और उसके बाद में ही उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। तो पीछे आपको दिख रहा होगा। चलो मैं एक बार इसको फुल स्क्रीन पे भी कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है। तो जिनको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, तो पंजीकरण के आधार पर कितने महीने रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो कम से कम 6 महीने, यहाँ पे 6 माह। और 6 माह में उसको नागरिकता दी जाएगी किस आधार पे, पंजीकरण के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि वो कौन कौन से जो मैंने अभी बताए हैं वो यहाँ आपके सामने लिखे होंगे, देखो दिख रहा होगा अच्छे से। पहली शर्त है कि उनका उनका दादा उनका सॉरी उनका उनके माता पिता, उनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, जैसा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिया गया है। तो 1935 के अधिनियम से ही तो हमारा संविधान का 70% भाग लिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। संविधान का कितना परसेंट भाग है, 35% भाग ही हमने कहाँ से लिया, सॉरी 70% भाग ही कहाँ से लिया है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ प्रावधान किए हैं। देखो, तो ये कह रहा है कि जिनका जन्म भारत में हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। दूसरा कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर चुका है, अपने प्रवास के बाद भारत में सामान्य रूप से निवासी है। ये मैंने पहले बता दिया है। दूसरा है बी, ऐसे मामले जहां ऐसे मामले में जैसे कि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुआ है और उसे उसके द्वारा किए गए आवेदन पर भारत डोमिनियन सरकार, है ना, तो भारत अधिराज्य जो सरकार है द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है। संविधान के प्रारंभ से पहले एक अधिकारी बशर्ते किसी भी व्यक्ति को
तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास न कर रहा। तो ये तो होगी थोड़ी जटिल भाषा। और अगर इसको सरल भाषा में समझना, तो मैंने पहले भी बताया है, सरल भाषा में समझना है, यहाँ समझ लो। मैंने बताया कि 19 जुलाई 1948 तक आया है तो उसको तो कोई किसी प्रकार का अनुमति पत्र लेने की जरूरत नहीं है। और जो 19 जुलाई या सॉरी 20 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बाद में आया है तो उसको 6 माह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, 6 माह यहाँ रहना पड़ेगा। और ये 6 माह भी किससे पहले पहले होने चाहिए? 26 जनवरी 1950 से पहले पहले, जो हमारा संविधान लागू होगा उससे पहले पहले। ठीक है, चलो उसके बाद में ये समझ में आ गया होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो 19 जुलाई 1948 तक कोई आया है तो उसको बिना किसी अनुमति पत्र के, और जो 20 जुलाई 1948 के बाद में आया है उसको 6 माह का पंजीकरण करवाना क्या है? अनिवार्य होगा। इसके बाद में अगला ही प्रावधान किया गया है आर्टिकल 7 में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने आर्टिकल 6 में पढ़ा था पाकिस्तान से भारत आए लोग, और आर्टिकल 7 में पढ़ेंगे भारत से पाकिस्तान। थोड़ा सा उल्टा है, याद रखना। अब इन की पंक्तियों पे जाओगे तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, तो यहाँ आप याद रखना पाकिस्तान, सॉरी, यहाँ होगा भारत से पाकिस्तान जाने वाले या पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में, जाने वाले या पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में प्रावधान के विषय में प्रावधान। ठीक है, ये प्रावधान है। हमने 6 में पढ़ा था पाकिस्तान से भारत आने वाले, और 7 में पढ़ रहे हैं भारत से पाकिस्तान पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में प्रावधान। अब यहाँ यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ भी वही सिस्टम है कि यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बात भारत में नहीं लौटे। तो बात ऐसी है कि जैसा मैंने ऊपर बताया था कि 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 और 20 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ चुके हैं उनको बिना किसी अनुमति पत्र के, और 20 जुलाई 1948 के बाद में आए हैं भारत में उनको अनुमति पत्र के द्वारा। और इसी डेट में अगर कोई यहाँ से चला गया है, कहाँ पे? इस डेट से पहले पाकिस्तान चला गया है, तो वो कभी भारत लौट के नहीं आया है तो उनकी नागरिकता स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए। यहाँ हम अगले पेज में चलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो प्रावधान है मैंने बता दिया है, जो सेम आपने अनुच्छेद 6 में पढ़ा है बिल्कुल वही है। और 6 में पढ़ा था हमने पाकिस्तान से भारत, और 7 में पढ़ा है भारत से पाकिस्तान। याद रखना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको भविष्य में कंफ्यूजन ना हो। आर्टिकल 6, इतना ही याद रखना आपको। आर्टिकल 6 में आए थे हम पाकिस्तान से भारत, और आर्टिकल 7 है, ये रिलेटेड है भारत से पाकिस्तान, भारत से पाक, बस केवल इतना ही लिखना है। और ये पलायन करने वाले लोग हैं, ये 6 और 7 में। चलो नेक्स्ट इसमें है आर्टिकल जो 8 है, अनुच्छेद 8 है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, इन्हें कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। तो इनके संबंध में नागरिकता के कुछ प्रावधान हैं। तो PIO
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके लिए जो प्रावधान किए गए, मतलब आपने सुना होगा कि जो इंग्लैंड के क्या है प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनक, तो वो क्या है, भारतीय मूल के निवासी हैं। क्या है, भारतीय मूल के निवासी हैं। तो मतलब उनके दादा परदादा किसी समय में भारत के हुआ करते थे, वो वहां जाके बस गए, तो वो क्या कर रहे, भारतीय मूल के, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उनकी उत्पत्ति तो यही हुई है, उनके वंश की उत्पत्ति यही हुई है, लेकिन वो किसी अन्य जगह पे रहने लग गए। तो इन लोगों की नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, यह अनुच्छेद रोजगार, विवाह, शिक्षा और प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें आएगा आर्टिकल 8। ठीक है, और ये आर्टिकल 8 हम बाद में, या अनुच्छेद 8 हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, इसमें बताएंगे आपको ओवरसीज हैं जो भारत के लोग हैं उनकी नागरिकता के विषय में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 9, और 9 में आपको मिलेगा नागरिकता का निलंबन। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ लिखा नहीं गया है, बाकी यहाँ लिख सकते हो नागरिकता का निलंबन। आपसे पूछे निलंबन किसमें है, नागरिकता का, नागरिकता का निलंबन है आर्टिकल 9 में। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि 3 प्रकार से जो नागरिकता है वो निलंबित होती है, और 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है। अभी हम 11 तक कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल जो 10 है वो है कि नागरिकता के अधिकारों को केवल संसद में विधि बनाकर ही समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा वह यथावत बने रहेंगे। यहाँ भी ऐसे लिखा होगा, कोई व्यक्ति जिसे जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत नागरिक माना जाता है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि नागरिकता के अधिकारों अधिकारों को केवल कहाँ बदला जा सकता है, संसद, और संसद में विधि या कानून बना के इनको बदला जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं हुई, तो आपके जो अधिकार हैं वो यथावत बने रहेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, और 11 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है कि संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के लिए विधियों का निर्माण कर सकती है और उनमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यहाँ लिखा है संसद द्वारा कानून नागरिकता के अधिकार को भी नियमित करेगा। मतलब यही बात तो हो गई, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के नियमों का अ, नागरिकता की जो नियम और विधियों का निर्माण कर सकता है और उनमें संशोधन कर सकता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि नागरिकता के लिए कानून बना सकती है संसद। संसद क्या है, कानून बना सकती है और उनमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ओके, तो आपने सुना होगा CAA, सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो हम पढ़ेंगे कि पहला अधिनियम आया था 1955 में, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और उसके बाद में अब तक कुल 8 बार संशोधन हो चुके हैं। अभी भी हम CAA NRC के नाम बहुत सुन रहे होंगे, है ना, और अभी लागू हुआ था। तो 2019 में एक बिल पारित हुआ था, जो 8वां विधेयक था। ठीक है, नागरिकता से संबंधित 8वां संशोधन था, जो 2019 में पारित हुआ और उसको लागू 2024 में किया गया। चलो, नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान। अब कुछ प्रावधान है जो यहाँ आपको सामने दिख रहे होंगे। तो यहाँ लिखा है, देखना, नहीं लिखा है, देखो एक सेकंड, अब दिख रहे होंगे। ठीक है, दिख रहे हैं।
तो नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान। तो पहला जो प्रावधान है, भारत में नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में शासित होती है। तो ये मैंने बता दिया है कि नागरिकता भाग 2 में है, और आर्टिकल हैं इसके लिए 5 से 11। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता से संबंधित कानून है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया है कि हम नागरिकता अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे जो पहले ही 1955 में आ चुका है। इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। इसे CAA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे CAA 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसके बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन 2003 हो गया, 2005। ठीक है। तो अलग अलग यहाँ दे रखे हैं। एक चीज इसमें और दे रखी है कि भारत में राष्ट्रीयता ज्यादातर जूस सेगुइनिस रक्त के अधिकार से नागरिकता मिलती है। मतलब खून के अधिकार से हमें नागरिकता मिलती है, का पालन करती है, न कि जूस सोली मतलब क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार से नागरिकता। ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि भारत में जो नागरिकता है वो जूस सेगुइनिस के आधार पे होती है। ठीक है। मतलब खून के आधार पे नागरिकता का पालन करती है, ना कि क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार से नागरिकता। ठीक है। जिसे कहते हैं जूस सोली। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो, नागरिकता अधिनियम 1955 जो अब तक 8 बार संशोधन हो चुका है, इसी के बारे में हम जानते हैं। तो 19 को एक लिख लेना है, यहाँ पे नहीं लिखा होगा मैंने शायद, तो लिख लेना कि CAA। देखो, CAA के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और एक होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 याद रखना। और इसमें अब तक के 8 बार संशोधन हो चुके हैं, लिख लो कब कब हुए हैं। 1957, फिर हुआ 1960, 1986, इसके बाद में 1986 के बाद में हुआ था 1992, फिर हुआ 2003, 2005 और 2015, 2019। ऐसे करके 8 बार संशोधन हुए हैं। गिन लो चाहे, 8 बार है, 8 बार संशोधन हुए हैं। अंतिम बार जो नागरिकता के लिए अधिनियम आया 2019 में आया, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और आपसे पूछे नागरिकता अधिनियम 1955 किस समिति की सिफारिश पे लाया गया, तो LM सिंघवी, LM सिंघवी का लेना रे इनको, इसकी सिफारिश पे लाया गया था। अंतिम बार जो पेश हुआ है वो 2019 में पेश हुआ है। याद रखना, 11 दिसंबर 2019 को अधिसूचना आई थी इसकी। ठीक है। 11 दिसंबर 2019 को इसकी क्या है, अधिसूचना। और बाकी आप थोड़ा याद रखना। तो अब तक इसी अधिनियम के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आपको हम बता रहे हैं। केवल पहले आप ये उतार लो, उसके बाद में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी था, बट क्या हुआ कि टाइपिंग टाइपराइटर को दिया था उसने, बाकी चीजें डाली नहीं। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है किसमें 8 बार संशोधन हो चुके हैं, और जो नवीनतम संशोधन हुआ 2019 में हुआ। ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत हमें, जो भारत के लोगों को 5 तरह से नागरिकता, भारतीय नागरिकता है वो 5 तरह से दी जाती है। ठीक है। नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके हैं, तो हमें ऐसे हो, नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके और नागरिकता त्यागने के 3 तरीके किस अधिनियम के तहत है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ग्रहण करने के 5 तरीके और त्यागने के 3 तरीके। ठीक है।
तो अब यही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में। तो एल एम सिंधवी के द्वारा इसको लाया गया था, और ये उतार लेना, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो मैंने बताया था नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके। नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। और 5 तरीके कौन कौन से? पहला है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, है ना। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। वैसे नागरिकता संविधान के प्रारंभ से ही है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जन्म से नागरिकता। पहली होगी जन्म से नागरिकता, दूसरी होगी वंश आधार, मतलब हमारे माता पिता यहाँ भारत में उनका जन्म होना चाहिए, या माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। जन्म से नागरिकता, हमारा जन्म कहाँ हुआ होना चाहिए? भारत में हुआ होना चाहिए, तो इसीलिए हमें नागरिकता दी जाएगी। तीसरा है पंजीकरण से नागरिकता। ठीक है, तो जन्म के आधार पे तो आपको पता होना चाहिए कि भारत, एक सेकंड रुकना। चलो, हाँ थोड़ा सा, चलो मैं बता देता हूँ उसको एक बार डिटेल से। इसको हटाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले मैंने बताया कि जन्म से नागरिकता, तो जो व्यक्ति भारत क्षेत्र में जन्मा हो उसको नागरिकता जन्म से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और उनका उसका जो जन्म है वो कब हुआ होना चाहिए? 26 जनवरी 1950 के तो बाद में। ठीक है, और 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 से तो पहले वो जन्मा हो, और 26 जनवरी 1950 के बाद, इससे तो पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। अब 1947 1950 के बीच में यहाँ घपला है, क्योंकि यहाँ पे विभाजन हुआ था, लोग इधर उधर हुए थे, तो उसमें पंजीकरण के आधार पर नागरिकता में जाएगा वो। ठीक है, दूसरा है वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर जो नागरिकता होती है, तो हमारे जो माता पिता है, माता पिता में से कोई एक व्यक्ति, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? भारत का। तो हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है वंश के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है यहाँ पे, वो है पंजीकरण के आधार पे। तो पंजीकरण के आधार पे नागरिकता के कुछ प्रावधान हैं। तो पहले आप अगर ये उतार लिए हो तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, तीसरी हम पढ़ रहे हैं पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। तो एक नागरिकता हो गई जन्म से नागरिकता, दूसरी वंश के आधार पर, तीसरी है पंजीकरण से। तो पंजीकरण से नागरिकता मिलती है कोई व्यक्ति भारत में 5 से 7 साल से लगातार, लगातार 5 से 7 वर्ष भारत में रह चुका हो या भारत में रह रहा हो, उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो पहला ही लिख लेना, जो व्यक्ति 5 से 7 वर्ष लगातार भारत में निवास कर रहा हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा है वह भारतीय मूल का हो। तो मैंने थोड़ी देर पहले आर्टिकल 8 आपको बताया था, अनुच्छेद 8 या आर्टिकल 8, उसमें आपको बताया था कि PIO, तो जो व्यक्ति भारतीय मूल का निवासी, PIO हो, भारतीय मूल का निवासी हो, उसको भी पंजीकरण के आधार पर क्या दे सकते हैं? हमें नागरिकता दे सकते हैं। इसके अलावा जो जो व्यक्ति राष्ट्रमंडल देशों का हो, राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य, राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल देश हैं
उनका कोई नागरिक है और भारत में कार्यरत है, ठीक है, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा कोई महिला कोई महिला अगर भारतीय पुरुष से विवाह करती है, कोई महिला भारतीय पुरुष से विवाह करती है, तो उस महिला को भी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो उस महिला को भी क्या दे दी जाएगी, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। तो अभी जैसे सीमा हैदर वाला केस था, आपको पता ही होगा, तो सचिन सीमा, तो सचिन से विवाह किया था, पाकिस्तान की मूल निवासी थी सीमा हैदर, तो उसको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो नागरिकता पंजीकरण के आधार पर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा चौथी है यहाँ पे देशीयकरण से नागरिकता। किस करण से नागरिकता, देशीयकरण से नागरिकता। देशीयकरण से नागरिकता। अब देशीयकरण क्या होता है, इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई, यहाँ मैं इसको बताता था। पहले आपको समझ में आ गया होगा, जन्म से नागरिकता ये हो गया, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता और देशीयकरण से नागरिकता, ये चौथी नागरिकता, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति अन्य देश का, कहाँ का है, अन्य देश का है, और वह अपने देश की नागरिकता का त्याग कर देता है, नागरिकता का क्या कर देता है, त्याग, तो उसको देशीयकरण के आधार पर क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा देशीयकरण के आधार पर नागरिकता होती है कि जो व्यक्ति एक तो हमारे शत्रु देश का नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, तो वहां का नहीं होना चाहिए, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो एक तो जो व्यक्ति शत्रु देश का है उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, और कम से कम संविधान की 22 भाषाओं में एक भाषाओं का उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, एक तो नागरिकता का त्याग करते हैं अपने देश की, दूसरा है कि शत्रु देश का ना हो, शत्रु देश का ना हो, तीसरा है यहाँ पे शत्रु देश का ना हो, उसका चरित्र अच्छा, क्या हो, चरित्र उत्तम हो या अच्छा हो, चौथा है, तो चौथा मैंने बताया एक चरित्र अच्छा हो, और उसे 22 भाषाओं में, संविधान की 22 भाषाओं में कम से कम एक भाषा का ज्ञान, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के अंदर, और उसका जो संविधान के प्रति क्या हो, आदर भाव, ठीक है, सम्मान का नजरिया हो, ऐसे नहीं कि वो संविधान को तो घृणा की दृष्टि से देख रहा है, उसको हम क्या दें, नागरिकता दें, ठीक है। और तीसरा है क्षेत्र समावेशन, मतलब अर्जित भूभागों के द्वारा, तीसरा नहीं, पांचवा, पांचवा क्या है, अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता, ये है पांचवा। और अर्जित भूभाग आप जानते होंगे, जिस क्षेत्र को हमने युद्ध में जीता, अर्जित भूभाग, जिस क्षेत्र को हमने युद्ध में जीता है, तो वहां के जितने भी क्षेत्रफल में जितने भी लोग आएंगे उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। तो ये हो गए देशीयकरण से नागरिकता और अर्जित भूभाग से नागरिकता, ठीक है। तो ऐसे करके नागरिकता के हम 5 तरीके पढ़ चुके हैं। नागरिकता ग्रहण करने के, जन्म से नागरिकता, वंश आधार पर नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, देशीयकरण से नागरिकता और अर्जित भूभाग से नागरिकता, ये 5 तरीके हमने पढ़ लिए हैं नागरिकता ग्रहण करने के। चलो यहाँ पे अब कुछ बातें और लिखी हैं, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। फुल स्क्रीन पर ये लो, जो लोग 26 नवंबर 1949 को भारत में अधिवासित थे, वे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के आधार पर स्वचालित रूप से भारत के नागरिक बन गए। वे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या 1 जुलाई 1987 से पहले, नहीं नहीं 87 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 47, ठीक है।
यहाँ आएगा 1947। 1 जुलाई 1947 से पहले कहाँ रह रहे हो, जिनका जन्म भारत में हुआ। यहाँ भी है कि 1 जुलाई 1947 के बाद व्यक्ति भारतीय व्यक्ति भारतीय नागरिक है यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक क्या है, भारतीय नागरिक था। और तीसरा है 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं यदि माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो ये मैंने सब पहले बता दिया है। चलो अगला है नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता की समाप्ति 3 तरह से होती है, ठीक है। नागरिकता का निलंबन या समाप्ति वो 3 तरीके से होती है। तो पहला तरीका होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। कि कोई व्यक्ति खुद स्वतः ही क्या कर दे, नागरिकता त्याग दे, जैसे यहाँ लिखा है। तो पहला त्याग दिया खुद अपनी इच्छा के अनुसार, स्वतः ही, कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता और मैं अपनी नागरिकता त्याग रहा हूँ। तो इस आधार पर उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। दूसरा होता है समाप्ति, ठीक है। समाप्ति जिसे हम कह सकते हैं बर्खास्त की, ठीक है। उसकी नागरिकता को क्या कर देना, बर्खास्त, बर्खास्त की। तो उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी अगर उसके लक्षण ठीक नहीं होंगे, ठीक है। और किस आधार पर कर दी जाएगी कि वो अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी यहाँ से। और तीसरा है वंचित करना, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा तरीका है वंचित करना। आपको केवल इनके नाम नाम याद रखने हैं। एक तो है त्यागना, समाप्ति या बर्खास्तगी, और तीसरा है वंचित करना। तो किसको वंचित किया जा सकता है? तो मान लो किसी ने असंवैधानिक रूप से क्या लिया है, भारत की नागरिकता ली है। जैसे बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है, उन्होंने अवैध तरीके से यहाँ के आधार कार्ड बनवाए। तो वो क्या है, असंवैधानिक तरीके से उन्होंने नागरिकता प्राप्त की है, तो उनकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर पागल और दिवालिया घोषित हो गया है, ठीक है, तो इस स्थिति में भी उसकी नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है। और कोई व्यक्ति देशद्रोही हो जाए, ठीक है, मतलब हमारे दुश्मन देश के साथ मिलकर कुछ ऐसी एक्टिविटी करे, तो उसकी नागरिकता भी हम रद्द कर देंगे। और अंतिम स्थिति है कि कोई व्यक्ति भारत के संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है, ठीक है, रद्द की जा सकती है। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आर्टिकल 8 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 8 के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। अब ये आर्टिकल अनुच्छेद 8, ठीक है। तो इसमें दिया गया है भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें हम कहते हैं क्या, PIO। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं अलग से इसको बता दूंगा, तो बिल्कुल अलग से बताएंगे। तो देखो पहले तो आपने कुछ कुछ नाम सुन रखे होंगे। पहला सिटीजन, ठीक है। पहला जो नाम सुन रखा है आपने, सिटीजन का सुन रखा होगा। सिटीजन होता है नागरिक। क्या होता है, नागरिक। तो एक सेकंड, सिटीजन, सिटीजन क्या होंगे, नागरिक। दूसरा आपने सुना होगा फॉरेनर, फॉरेनर होते हैं विदेशी। तीसरा है आपका NRI, NRI, है ना, मतलब प्रवासी भारतीय। और जो चौथे हैं वो कहलाते हैं PIO। चौथे क्या कहलाते हैं, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल के निवासी। और एक होते हैं
OCI, ठीक है। ओवरसीज जो अ, व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो भारत के मित्र देशों में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या लेते हैं, OCI। तो ये दो तीन नाम है, आप याद रखना। NRI जो भारत के प्रवासी भारतीय, NRI होते हैं ना, प्रवासी भारतीय। हम गांधी जी की याद में मनाते हैं 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अब इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ से दी जाएगी। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड क्या है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति PIO कार्ड के लिए पात्र होगा या नहीं होगा, ये सब आर्टिकल 8 में आप उसी के तहत पढ़ रहे हो। तो पात्र कौन कौन होगा, भारतीय मूल का व्यक्ति है जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य किसी देश का नागरिक है, तो या किसी अन्य समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो, भारत के नागरिक का जीवन साथी या भारतीय मूल का व्यक्ति हो। तो ऐसे लोग जो किन देशों को छोड़ के, तो इन देशों को छोड़ के पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, इनको छोड़ के अन्य देशों में जो रह रहा है वो है PIO, भारतीय मूल का निवासी। PIO कार्ड धारक 15 वर्षों के लिए मल्टीपल एंट्री सुविधा के साथ भारत में प्रवेश कर सकते हैं और अलग से वीजा दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो PIO कार्ड है उसकी जो अवधि होती है वो कितने वर्ष की है, 15 वर्ष की, ठीक है। और इसका जो शुल्क है, ठीक है, शुल्क है इसका, पहले लगता था शुल्क 18 वर्ष तक के बच्चों का, 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका तो लगता था 7500 रुपये बनवाने का। और 18 वर्ष से ऊपर कोई है, 18 वर्ष से कोई ऊपर है तो उसका लगता था 15,000 रुपये PIO कार्ड बनवाने, ठीक है। अवधि बता दी 15 साल तक है। और फायदा क्या है इसका कि बिना किसी वीजा के 180 दिन तक, कितने दिन तक, 180 दिन तक, यानी 6 महीने वो भारत में रह सकता है बिना वीजा के, ठीक है। बिना वीजा के वो भारत आ जा सकता है और 180 दिन तक भारत में निवास कर सकता है। ये PIO कार्ड बनवाने के क्या है फायदे, ठीक है, याद रखना। PIO कार्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो आपसे पूछें कि PIO कार्ड की शुरुआत तो 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, 19/8/2002 PIO कार्ड की शुरुआत की गई थी। तो कुछ मोटे मोटे तथ्य हैं जो आप एक बार उतार लो। बताया मैंने कि इसकी समय सीमा, इसकी अवधि, अवधि कितनी है, एक सेकंड, इसकी जो अवधि है वो है 15 वर्ष। और फीस है, फी, शुल्क, वो बताया 18 साल से नीचे के जो लोग हैं उनका तो लगता है 7500 रुपये, 18 साल से ऊपर है, ठीक है, उनका लगता है 15,000। इसके अलावा मैंने बताया फायदा, बेनिफिट्स, फायदा है कि 180 दिन तक बिना किसी वीजा के वो भारत में रह सकता है और आ जा भी सकता है, ठीक है। ये तो हो गए भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड के बारे में। आपसे केवल इसकी अवधि पूछ सकते हैं कि इसकी अवधि कितनी होती है, ठीक है। और किन देशों को छोड़ के दिया जाता है, तो ये सारा लिखा है आपके सामने, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन और अफगानिस्तान, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने भारत के विदेशी नागरिक, ठीक है। तो जो ऐसे हैं जो मित्र देशों में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं,
ओसीआई कार्ड बनता है उनके लिए। और आपको ध्यान में रखना होगा ओसीआई कार्ड की शुरुआत कब हुई। तो बस केवल आपको इतना ही याद रखना है, ओसीआई कार्ड की शुरुआत हुई है 2005 में। ठीक है, ओसीआई कार्ड की शुरुआत 2005 में हुई है। जो पहले पीआईओ कार्ड बनते थे उन्हीं का नाम बदल के क्या कर दिया है, ओसीआई कार्ड। ठीक है, तो पीआईओ कार्ड का नाम बदल के ही क्या कर दिया है, ओसीआई। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों को ये वीजा, ये कार्ड दिया जा सकता है। उसमें तो आपके पड़ोसी देश थे सारे, उसको छोड़ दिया था। इसमें केवल पाकिस्तान, पाक, और किसको छोड़ा जाएगा, बांग्लादेश को। कहते नापाक है, और इनको दोनों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है, फी कितनी लगती है इसको बनवाने की। इसकी बनवाने की फी लगती है 275 यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के बराबर लगती है इसकी फी। और इसका जो अवधि होती है, इसका टेन्योर, इसका जो अवधि होती है वो होती है कितने वर्ष की, आजीवन की। एक बार बनवा लिया तो ये दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और फायदे भी, जब आजीवन बना लिया तो आजीवन आ जा सकता है। ठीक है, फायदा क्या है कि आजीवन बिना वीजा के आ जा सकता है। तो भारत में रहने की सीमा भी नहीं है कि कितने ही वर्षों तक चाहे वो भारत में रहे, ये कार्ड बनवा लो तो हो सकता है। 275 यूएस डॉलर खर्च करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो बस इसके अलावा और कुछ है, देखो यहाँ क्या लिखा है कि ओसीआई से दोहरी नागरिकता नहीं है। ओसीआई दोहरी नागरिकता नहीं है, ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिक नहीं होगा। क्योंकि इसमें बताया गया है कि केवल वो कुछ समय के लिए आ सकते हैं, उनको परमानेंट नागरिकता नहीं दी गई। ठीक है, और ओसीआई कार्ड भारत में आने के लिए बहुदेशीय एकाधिक प्रवेश आजीवन वीजा। चलो ये सब कुछ मैंने बता दिया है, देख लेना। अब वापस से आते हैं। तो ये चीजें चीजें जो आपने पढ़ी है, ठीक है, तो ये समझ में आ गई होंगी। और नागरिकता आपको पता चल गई होगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से ग्रहण की जा सकती है और 3 तरह से त्याग सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मौलिक अधिकारों को लेके, फंडामेंटल राइट। ठीक है, और भाग 3 पढ़ेंगे, उसके बाद भाग 4, 4A, और फिर 5 सबसे इम्पोर्टेंट भाग। तो एक एक भाग में आप बिल्कुल बारीकी से करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो दिख रहा है सबको नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझ सकते हो पर देख। बाकी सारा कुछ मैंने बता दिया है शॉर्ट में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और वीडियो देखते रहें, लोगों को शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें चैनल को। धन्यवाद।